हेलो दोस्तों। कंप्लीट नोट्स में मैं शुभम कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम करने वाले हैं एसएससी के फिर से टेस्ट नंबर हमारा जो 6 चला हुआ है उसके उसको आगे बढ़ाते हुए। तो आज भी हम ज्योग्राफी के और हिस्ट्री के ही क्वेश्चन मिक्सअप करने वाले हैं। अपने इस सीरीज़ का जो 5वां लेक्चर है वो देख लिया होगा, वो इसी पीपीटी से रिलेटेड है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, यूपी टेट का खासतौर पे भी जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए, या फिर अदर एग्ज़ाम के लिए, हमारे जो सारे के सारे क्वेश्चन हैं वो एसएससी से लिए गए हैं, चाहे वो किसी भी ईयर से आए हों। तो चलिएगा आगे चलते हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन है, आज का हमारा क्वेश्चन है कि गांधी की अध्यक्षता वाला एकमात्र जो कांग्रेस का आयोजन किया गया था वो कहाँ किया गया था। तो जस्ट जो इसका हमारा आंसर हो जाता है, वो हमारा आंसर हो जाता है इसका इसका बिलग्राम इसका आंसर हो जाता है। अगर मैंने कल भी आपको अपने सेशन में बताया था कि महात्मा गांधी ने क्या क्या किया, अगर मैं और थोड़ा सा बात बता दूं तो महात्मा गांधी ने एकमात्र तो कांग्रेस के जो अधिवेशन था बिलग्राम का उसमें अध्यक्षता की थी, और साथ ही साथ में अगर मैं इसके साथ साथ में और कुछ बता दूं आपको, तो महात्मा गांधी ने जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, दूसरा जो गोल मेज सम्मेलन हुआ था उसमें अध्यक्षता की, उसमें जाकर के पार्टिसिपेट किया था 1931 में इंग्लैंड के अंतर्गत। तो चलिएगा आज का जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसकी ओर चलते हैं। किस चार्ट किस चार्टर अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का चीन के साथ व्यापार का जो एक अधिकार था वो समाप्त कर दिया गया 2018 का। ये क्वेश्चन है हमारा। तो जो जस्ट इसका जो हमारा जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है 1833 का जो चार्टर अधिनियम था उसके तहत ये पूर्ण रूप से जो चाय का व्यापार था उसके लिए हम ये क्या कर दिया गया था, पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया था। इसी के साथ साथ में मैं अगर अंग्रेजों के ईस्ट इंडिया कंपनी और जो चीन के बीच होने वाले जो युद्ध है अगर मैं उनकी बात करता हूँ, तो सबसे पहले में जो अफीम युद्ध हुआ है, इनके बीच में दो अफीम युद्ध हुए हैं। अगर मैं उन दोनों के दोनों अफीम युद्धों के बारे में बात करता हूँ तो एक जो अफीम युद्ध हुआ 1839 से लेकर के 1842 के बीच हुआ है, लगभग 3 वर्षीय, 2 माह 11 महीने तक ये युद्ध चला है, लगभग 3 महीने तक ये युद्ध चला है। जो अगला युद्ध जो सेकंड वॉर हुई है अफीम युद्ध ही, जिसमें इस बार जो पहली बार जब युद्ध हुआ था तो ईस्ट इंडिया कंपनी और चीन के साथ में ये युद्ध हुआ था, जिसमें चीन हार गया था। अगर मैं यहाँ पर एक संधि हुई थी जिसे नानकिंग संधि के नाम से जाना जाता है, नानकिंग संधि के नाम से इसे जाना जाता है। अगर मैं द्वितीय जो दूसरा अफीम युद्ध हुआ था, अगर दूसरे अफीम युद्ध के बारे में बात करता हूँ तो ये जो अफीम युद्ध हुआ था 1856 से लेकर के 1860 के मध्य ये युद्ध हुआ था, और यहाँ पे जो संधि हुई थी तियान जिन के नाम से एक संधि हो गई थी अंग्रेजों के और अंग्रेजों के प्लस फ्रांस के और चाइना के बीच में। इस युद्ध के साथ में जो अफीम युद्ध था वो समाप्त हो गया था। तो चलिएगा अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि आरंभिक जो बौद्ध ग्रंथ है कि जो रचना हुई है वो किस भाषा में हुई है। आपसे पूछा गया है जो बौद्ध ग्रंथ की जो रचना हुई है वो किस भाषा में हुई है। तो आपके सामने ऑप्शंस है। तो जस्ट जो इसका आंसर हो जाता है वो हमारा जो इसका आंसर हो जाता है वो हो जाता है इसका आंसर पाली। तो पाली भाषा में जो भी बौद्ध धर्म है उनके जितने भी ग्रंथ है यहाँ से उसका जो आंसर हो जाता है वो पाली धर्म में हो जाता है। अगर मैं बात करता हूँ तो प्राकृत भाषा में तो ये जैन धर्म से संबंधित है, और ये हमारे जैन धर्म से ये जैन धर्म से संबंधित है, और ये पाली भाषा वाले किससे हैं, बौद्ध से। अगर मैं बौद्धों के बारे में बात करता हूँ तो जो बौद्ध के जो दूसरे इसके पाली के बाद में जो सबसे ज्यादा जो ग्रंथ मिलते हैं वो संस्कृत भाषा में मिलते हैं। संस्कृत जो भाषा में हमारे क्या मिलते हैं, इनके ग्रंथ मिलते हैं। अगर इसमें 3 त्रिपिटक भी शामिल है, इसमें 3 त्रिपिटक भी शामिल है, विनय पिटक जिसमें विनय पिटक एक शामिल है, एक सुक्त पिटक शामिल है, और एक तीसरे नंबर का जो है अभिधमम अभिधमम जो पिटक है, वो तीनों के तीनों यहीं से ही इसी से रिलेटेड है। अगर मैं बात करता हूँ तो जो बौद्ध धर्म होता है यहाँ पर जो चार सभाओं का आयोजन किया जाता है। अगर मैं प्रथम केवल और केवल प्रथम के बारे में बताना चाहूंगा, जो प्रथम जो सभा हुई थी या संगीनी हुई थी, अगर मैं उसके बारे में बात करता हूँ तो यह राजगृह में हुई थी। और जो इसकी जो अध्यक्षता थी वो किसने की थी, वो की थी महाकश्यप ने। तो महाकश्यप ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सत्यशोधक समाज जो सत्यशोधक समाज की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई है, और ये काफी बार एग्जामों में अब तक पूछे जाने वाला क्वेश्चन है।
तो जो तो ये इनकी जो रचना की थी वो की थी ज्योतिबा राय फुल्ले ने द्वारा, और ज्योतिबा राय फुल्ले की एक किताब है गुलामगिरी। इनकी एक किताब है गुलामगिरी। और इन्होंने जो सत्य शोधक समाज की स्थापना जो की थी वो इन्होंने की थी पुणे में की थी, और वो इन्होंने की थी 14 सितंबर 1873 में। इसकी स्थापना इन्होंने ज्योतिबा फुले द्वारा कर दी जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, प्लासी में हार के बाद सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई, और यहाँ पे पूछा गया किसे उसके बाद किसे नवाब बना दिया गया। उसे उसके बाद किसे नवाब बना दिया गया। तो जो हमारा इसका आंसर हो जाता है, हमारा इसका आंसर हो जाता है मीर जाफर। मीर जाफर को उसका क्या बना जाता है, मीर जाफर को अगला नवाब बना दिया जाता है। अगर मैं थोड़ा सा बात करता हूं तो प्लासी के युद्ध के बारे में, अगर मैं प्लासी के युद्ध की बात करता हूं तो ये 23 जून 1757 में लड़ा गया युद्ध था। और ये जो युद्ध लड़ा गया था वो लड़ा गया था भागीरथी नदी के किनारे। प्लासी का एक मैदान है, प्लासी एक गांव है, वहां पर ये युद्ध लड़ा गया था। तो आपसे इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है, वो एक तारीख पूछ सकता है सीधा सीधा सा, और फिर ये पूछ सकता है कि जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो किस नदी के किनारे हुआ था। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि संख्या प्रणाली, जो कि यानी कि जो नंबर सिस्टम है, उसमें जो शून्य का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है। तो जो शून्य का आविष्कार किया गया है वो किया गया है आर्यभट्ट द्वारा। तो आर्यभट्ट द्वारा शून्य का आविष्कार कर दिया गया था। और ये जो आर्यभट्ट थे वो जो गुप्त वंश था उसके आसपास उनके शासनकाल में रहते थे। और यहाँ पे ग्वालियर जो कि हमारा एमपी में पड़ता है, वहां पर एक छोटा सा, उस ग्वालियर के अंदर एक छोटा सा मंदिर है। मंदिर पे बहुत सारी आकृतियां मिली है, और उसमें एक शून्य भी बना हमें दिखाया गया है, जिसको हमने माना है कि जो नंबर सिस्टम की जो पद्धति है वो आर्यभट्ट द्वारा ही क्या की गई है, शुरू की गई है। और ये आज से तकरीबन 1500 वर्ष पहले की बात है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1857 का जो विरोध हुआ था, विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ था, आपसे पूछा गया है। तो जो 1857 का विद्रोह हुआ था वो वो हुआ था मेरठ में। और वो हुआ था जो मंगल पांडे को जब फांसी दे दी गई थी, मंगल पांडे को जब फांसी दे दी गई थी 8 अप्रैल 1857 को, 8 अप्रैल 1857 को जब मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी, खुलेआम तो सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। और विद्रोह हमारी जो मेरठ छावनी उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पड़ती है। इसी के साथ साथ में यहाँ पे 10 मई 1857 को क्या कर दी जाती है, 1857 को 1857 को विद्रोह की घोषणा कर दी जाती है। और सभी के सभी जो कैदी होते हैं या फिर उनको छुड़ा दिया जाता है जो हिंदुस्तानी होते हैं, और फिर उनको दिल्ली के लिए ये प्रस्थान करते हैं। और वहां बहादुर शाह जफर जो कि उस वक्त 82 वर्ष के होते हैं, वो अपना राजा घोषित करते हैं। और इस युद्ध का यानी कि इस विद्रोह का संचालन करने के लिए उन्हें कहा जाता है, और वे करते हैं। बाद में उन्हें पकड़कर रंगून भेज दे, जब ये युद्ध में हार जाते हैं तो उन्हें रंगून भेज दिया जाता है, बहादुर शाह जफर को, और वहीं पे इनकी मृत्यु हो जाती है। केवल एकमात्र भारत के राष्ट्रपति रहे हैं एपीजे अब्दुल कलाम जी, जो कि मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध थे। वे बहादुर शाह जफर की जो कब्र थी उन्हें देखने के लिए गए थे। और वो जो बहादुर शाह जफर की जो वहाँ पे मज़ार थी या कब्र थी, बाद में उसके बारे में कहा गया है कि एपीजे अब्दुल कलाम पता नहीं किसकी कब्र पर जा करके इबादत करके आए हैं। तो काफ़ी बाद ये, क्योंकि ये काफ़ी समय की बात है, ये काफ़ी पुराने समय की बात है, तो उस वक्त बहादुर शाह जफर बूढ़े हो चुके थे, तो ज़्यादा उनको वैल्यू नहीं दी गई थी। और इसी के साथ साथ में मुगल साम्राज्य भी क्या कर दिया गया था, उसका भी एंड हो गया था। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, 1857 के विरोध के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था। और फिर वही गवर्नर जनरल 1858 में पहला वाइसरॉय बना। वही क्या बना, पहला वाइसरॉय बना। और ये कौन थे, ये थे लॉर्ड कैनिंग जी, जो कि भारत में 1856 में आ जाते हैं, और 1862 तक इनका कार्यकाल रहता है।
62 में इनकी मृत्यु हो जाती है, सॉरी 60 में ये वापस हो जाते हैं, ये 60 में वापस हो जाते हैं, और 60 में, और ये हो, अगला जो हमारा क्वेश्चन बन जाता है, हमारा अगला क्वेश्चन बन जाता है कि भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है। तो जो भारत की सबसे लंबी नदी है वो है गंगा। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। अगर मैं वहीं पे बात करता हूँ मैं ब्रह्मपुत्र की, तो ब्रह्मपुत्र गंगा भारत की सबसे चौड़ी नदी है, सबसे चौड़ी नदी है, जिसकी जो टोटल लंबाई की अगर मैं बात करता हूँ तो 2906 किलोमीटर है, और इसे चाइना में सांगपो के नाम से जाना जाता है। इसे इसे चाइना में किसके नाम से जाना जाता है, सांगपो के नाम से जाना जाता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि आसियान संगठन में कितने देश है, आसियान संगठन में कितने देश है। तो जो आसियान जो संगठन है उसकी जो स्थापना हो जाती है 10 नवंबर 2022 को, इसकी जो अगली समिट है वो होनी है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, जो इसका जो इसका सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है 10 सदस्य हैं इसकी, और जो इसकी अगली बैठक है वो होनी है दिल्ली में, वो होनी है दिल्ली में। और फिर जो 2023 की होगी, जो 2023 की जो समिट होगी वो होगी जकार्ता में। और फिर जो 2024 की समिट होगी वो होगी लाओस में। तो हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि नाटो, अगर मैं आपको बात करता हूँ नाटो की जो फुल फॉर्म है, नॉर्थ अटलांटिक नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। अगर मैं बात करता हूँ जो इसकी स्थापना हो जाती है, इसकी स्थापना हो जाती है 1949 में, इसकी स्थापना कर दी जाती है। अगर मैं बात करता हूँ तो जो इसका हेडक्वार्टर है, अगर मैं इसके हेडक्वार्टर की बात करता हूँ तो ये ब्राजील के ब्रुसेल्स में है, ब्राजील के बेल्जियम के सॉरी बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है, और ब्रुसेल्स ही बेल्जियम की क्या है, राजधानी है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि धारवाड़ का जो पठार है वो किस राज्य में स्थित है। तो जो हमारा आंसर हो जाता है वो आंसर हो जाता है हमारा कर्नाटक, और कर्नाटक की जो राजधानी है वो है बेंगलुरु। बेंगलुरु यहाँ की है, और बेंगलुरु को जो कहा जाता है, हमें हमें कहा जाता है सिलिकन सिटी, इसको जाना जाता है। बेंगलुरु की जो हमारी राजधानी है, कर्नाटक की जो राजधानी है बेंगलुरु, उसकी जो राजधानी है उसको किस नाम से जाना जाता है, साइंस सिटी के नाम से बेंगलुरु को जाना जाता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है देश का पहला जो प्लाज्मा बैंक था वो कहाँ खोला गया है। कोरोना काल में खोला गया था। तो जस्ट जो इसका आंसर हो जाता है वो इसका आंसर हो जाता है दिल्ली, नई दिल्ली, न्यू दिल्ली में इसका जो पहला प्लाज्मा बैंक था वो खोला गया था, जिससे कि प्लाज्मा थेरेपी के द्वारा जो कोरोना वायरस से संबंधित जो कुछ बीमारियां हैं उसको दूर किया जा सके। हमारा अगला क्वेश्चन है कि दीन ए इलाही प्रथा किसने चलाई थी। जो दीन ए इलाही प्रथा चलाई गई थी वो चलाई गई थी अकबर द्वारा। अगर मैं बात करता हूँ इसकी, तो ये 1582 में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना कर दी जाती है, और इसके एकमात्र जो सदस्य है चुने आते हैं जो इसको ग्रहण करता है दीन ए इलाही को, वो करते हैं बीरबल। और बीरबल का जो असली नाम था वो था महेश दास। वो क्या नाम था इनका, महेश दास इनका नाम था। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला एयर प्यूरिफायर कहाँ स्थापित किया गया, यानी कि हवा को साफ करने के लिए जो एयर प्यूरिफायर है उसका कहाँ पे इस्तेमाल किया गया। ये दिल्ली में भी लग चुके हैं। तो जस्ट जो इसका आंसर हो जाता है वो हो जाता है बेंगलुरु, इसका सही आंसर हमारा हो जाता है।
हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी और किस राज्य की थी? तो जो इसका आंसर हो जाता है वो हो जाता है सरोजनी नायडू। इसका आंसर हो जाता है, यह है उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी। अगला क्वेश्चन, नाटो संगठन में कितने मेंबर्स हैं? अब तक हमने से पहले भी तो क्वेश्चन हम नाटो का पढ़ के आ गए हैं। चलो फिर से बात करते हैं। तो नाटो में कितने सदस्य है इस बार पूछा गया है। ये मैंने कुछ अपडेट करने की कोशिश किया, और नाटो जो सदस्य बन रहा है, नाटो में कुल जो सदस्य है वो 30 सदस्य है। नाटो में कितने सदस्य हैं? 30 सदस्य हैं। जस्ट मैं भी इसकी आपको बता चुका हूँ। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म बन जाती है, और जो इसका हेडक्वार्टर है वो ब्रुसेल्स में है। अगला क्वेश्चन है, भारत का जो दक्षिणतम भाग है वो कौन सा है? अगर मुख्य भूमि की बात की जाए तो मुख्य भूमि का जो कन्याकुमारी है भारत का, केप कैमोरीन, वो भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम भाग है। बट अगर मैं भारत को 4 भागों में डिवाइड करता हूँ इस प्रकार से, तो अगर मैंने अभी आपको बताया तो यहाँ पे हमारा क्या पड़ जाता है, ये पड़ जाता है इंदिरा पॉइंट, और इंदिरा कोल जो पड़ जाता है हमारा सबसे नॉर्थ में पड़ जाता है, ये साउथ में पड़ जाता है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे वेस्ट वेस्ट की, तो यहाँ पे ये गुहुर मोती गुहुर मोती पूर्वी बिंदु है, और किबुथु किबुथु ये इसका पश्चिमतम भाग है, पूर्वीतम भाग है। अगर मैं बात करता हूँ तो ये जो लगा हुआ है इंदिरा कोल, ये लगा हुआ है चीन के साथ में, और ये समुद्र में है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। और ये पंजाब की और ये पाकिस्तान की, जो पाकिस्तान की सरकीरिक रेखा है उसके पास से लगता है, और ये हमारा अरुणाचल प्रदेश में म्यांमार से लगता है। अगला, हम्पी स्मारक किस हम्पी स्मारक समूह किस राज्य में स्थित है? तो जस्ट जो इसका आंसर हमारा बन जाता है, हमारा इसका आंसर हो जाता है कर्नाटक। अगला, विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है? विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो जो विक्टोरिया मेमोरियल था, इसकी जो स्थापना की जाती है 1906 से लेकर के 1921 तक ये बनता है, विक्टोरिया मेमोरियल। और ये विक्टोरिया महारानी, जो विक्टोरिया होती है, महारानी विक्टोरिया जो होती है उन्हीं की यादगार में बना दिया जाता है। और इसके जो आर्किटेक्चर्स थे वो थे एमरसन विलियम एमरसन इसके क्या थे, आर्किटेक्चर्स थे। अगर मैं आपको बता दूं, जो विक्टोरिया मेमोरियल है वो मंडे को ऑफ रहता है, यानी कि वो सिर्फ मंडे को बंद रहता है। अदरवाइज वो जो जितने भी दिन है वो 10 बजे सुबह के खुल जाता है, और शाम के 4 बजे तक, 4:30 PM तक वो क्या रहता है, खुला रहता है। सिर्फ मंडे को वो क्या रहता है, ऑफ रहता है, अदरवाइज वो खुला रहता है। अगला है, हुमायूं नामा जो रचना है वो किसकी है? अगर मैं बात कर दूं आपसे, तो जो हुमायूं नामा की जो रचना की गई है वो की गई है हुमायूं का जो शासनकाल रहा है उसके साथ में। अगर हुमायूं के शासनकाल की बात करें तो जब बाबर होते हैं उनकी मृत्यु के बाद में 1530 से लेकर के 1540 तक इनका शासनकाल चलता है। आगे फिर शेर शाह सूरी का शासन आ जाता है, और इसी बीच में फिर 1525 में, फिर 1555 से लेकर के 5556 तक ये अपना शासनकाल करते हैं। जो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है गुलबदन बेगम, हमारा इसका आंसर बन जाता है। अगर मैं बात करता हूं तो ये हुमायूं नामा, यानी कि जो 1556 में 47 वर्ष की उम्र में जब ये अपनी मृत्यु प्राप्त हो जाते हैं, तो ये दीन पन्हा नामक जो पुस्तकालय है दिल्ली के अंतर्गत, उसमें भवन में से गिरकर, उसकी सीढ़ियों से गिरकर ये क्या हो गए थे, उनकी मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद में अकबर को क्या बनाए थे, अकबर को राजा घोषित कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जो प्रथम माध्यम था कब अपनाया?
भारत में अगर शिक्षा के क्षेत्र की बात करते हैं तो 1813 में क्या किया जाता है, भारत में 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष खर्च करने की बात होती है कि भारत में जो शिक्षा के क्षेत्र में खर्च किया जाएगा। अब इंडिया वालों को भी क्या कर देना है, थोड़ा शिक्षा को इसको बढ़ाना है। शिक्षा के क्षेत्र में 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष के लिए क्या करना होगा, खर्च करना होगा अंग्रेजों को भारत में। पर ये कई साल तक ऐसा नहीं कर पाते हैं, और इसके साथ साथ में ये क्या कर लेते हैं, ये इनके बीच में सबसे बड़ी जो समस्या होती है 1813 के अंतर्गत, 1813 में ये विषय विषय नहीं समझ पाते हैं कि जो शिक्षा का माध्यम है वो कौन सा विषय रखा जाए। फिर 1835 आता है, जहां पे ये इसका हमारा आंसर बन जाता है। ये जो होता है लॉर्ड मैकॉले लॉर्ड मैकॉले जो होते हैं वो अब एक चार्टर लेके आते हैं, जिसके तहत जो विषय का मतभेद बना हुआ था अब तक, यानी कि 22 साल तक, उसको दूर करते हैं। और साथ के साथ में कहते हैं कि अब जो अंग्रेजी माध्यम होगा, अब जो शिक्षा का माध्यम होगा भारत में वो कौन सा होने वाला है, अंग्रेजी माध्यम होने वाला है। तो इन्होंने क्या किया था, अब इन्होंने जो मतभेद था उसको दूर किया, और मतभेद को दूर करने के बाद में 1835 में इन्होंने, लॉर्ड मैकॉले ने क्या किया, भारत में अंग्रेजी शिक्षा को अपना दिया गया था। अगर इसके बारे में कुछ और की बात करता हूं तो 1854 में एक और आयोग आया, जिसे वुड्स डिस्पैच के नाम से जाना जाता है, डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। तो इन्होंने भी क्या किया, भारत में जो अंग्रेज शिक्षा थी उसके साथ साथ में इसका विस्तार किया, और भारत में प्रथम बार, यानी कि इन्होंने क्या किया, प्रथम बार जो महिलाओं को अंग्रेजी शिक्षा या कोई भी शिक्षा देने के लिए क्या किया, प्रेरित किया। शिक्षा का पहली बार प्रयास किया, चाहे वो किसी भी वर्ग से संबंधित हो। फिर इसके बाद में एक और आयोग आता है, हंटर आयोग, 1882 से लेकर के 1843 में 83 में ये आता है हंटर आयोग। हंटर आयोग ये भी शिक्षा से संबंधित था, और इसने क्या किया है, इसने उच्च शिक्षा को प्राथमिकता दी। इसने किसको प्राथमिकता दी, उच्च शिक्षा को। और फिर लॉर्ड कर्जन के समय में एक भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आता है, जो कि आता है 1905 में 1904 में 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन बन जाता है, बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया, बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले में किसने प्रस्तुत किया। तो जो जस्ट हमारा इसका आंसर हो जाता है वो हो जाता है महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी के बारे में हम तक 2-3 बात हम पहले भी कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है कि नए भारत का पैगंबर किसे माना जाता है, नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है। तो जो इसका आंसर हो जाता है वो आंसर हो जाता है राजा राम मोहन राय। और राजा राम मोहन राय को अकबर द्वितीय द्वारा क्या कर दिया जाता है, अकबर द्वितीय द्वारा अपनी पेंशन बढ़ाने के लिए अंग्रेज इंग्लैंड भेज देता है, और वहीं ब्रिस्टल्स में इनकी मृत्यु हो जाती है। और वहीं पे इनको दफना दिया जाता है, और उन्हें आधुनिक भारत का पैगंबर भी कहा जाता है, राजा राम मोहन राय को। तो जस्ट जो इसका आंसर हो जाता है वो हो जाता है राजा राम मोहन राय। अगला हमारा क्वेश्चन है कि उत्तर भारत का जो मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, मैनचेस्टर इंग्लैंड में आता है। ये कहाँ पे आता है हमारा, ये इंग्लैंड में आता है मैनचेस्टर। और ये आपसे पूछा गया है उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा गया, तो उत्तर भारत का जो मैनचेस्टर है वो किसको कहा गया, कानपुर को। अगर भारत का मैनचेस्टर की बात करता हूँ मैं, केवल और केवल भारत के मैनचेस्टर की बात करता हूँ, तो अहमदाबाद इसका आंसर हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है कि सार्क संगठन में कितने देश आते हैं, तो सार्क संगठन में आपसे देशों की बात की है। अगर मैं बात करता हूँ सार्क की स्थापना की जाती है वो की जाती है 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना कर दी जाती है। और वो कहाँ की जाती है, वो की जाती है ढाका में, जो कि बांग्लादेश की राजधानी है, और जो कि इसमें सदस्य संख्या है वो है 8। इसकी जो शॉर्टकट है याद करने की, अपनी MBBS, अपनी से ए से अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भारत यानी कि इंडिया, भूटान, मालदीव, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका। इस प्रकार से ये सभी के सभी जो देश होते हैं ये सारे के सारे इसके अंतर्गत आ जाते हैं। 8 के 8 जो सदस्यों के नाम है आप गिन सकते हैं, अफगानिस्तान,
पाकिस्तान, नेपाल, इंडिया, मालदीव, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका। ये सभी के जो संगठन है वो किसके अंतर्गत आ जाते हैं? सार्क संगठन के अंतर्गत आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो खालसा पंथ की जो स्थापना है किसके द्वारा की गई है? गुरु नानक जी। अगर मैं बात करता हूँ, ये प्रथम सिख गुरु होते हैं। ये प्रथम सिख गुरु होते हैं। अगर मैं बात करता हूँ तो खालसा पंथ की जो स्थापना की गई है वो किसने की गई है? वो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा की गई है। अगर मैं बात करता हूँ तो इसकी स्थापना कब की गई थी? वो की गई थी 13 अप्रैल, 1699 में इसकी स्थापना की जाती है, बैसाखी के दिन। बैसाखी के दिन इसकी स्थापना कर दी जाती है। और गुरु जो सिख धर्म है, अगर मैं सिख धर्म की बात करता हूँ तो यहाँ पे 10 गुरु हैं। और मैंने आपको पहला और ये अंतिम गुरु 10 गुरु जाते हैं, उसके बाद में इन्होंने 5 प्यारे लेके आए थे और इन्होंने ही बाद में फिर खालसा पंथ की स्थापना कर दी थी। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया कि संतरों का शहर किस नाम से जाना जाता है? संतरों का शहर के नाम से किसको जाना जाता है? यानी कि आपसे पूछा गया सिटी ऑफ ओरेंज सिटी किसे कहा जाता है? तो जो इसका आंसर हो जाता है वो इसका आंसर हो जाता है नागपुर। और नागपुर हमारा कहाँ पड़ता है? वो पड़ता है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में नागपुर पड़ता है और महाराष्ट्र की राजधानी आप सभी को पता है मुंबई है। अगर मैं बात करता हूँ तो नागपुर के बारे में, अगर तो नागपुर विंटर महाराष्ट्र की दी कैपिटल विंटर कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र अगर मैं कहा जाता है, और साथ के साथ में टाइगर ऑफ इंडिया, इसे टाइगर ऑफ इंडिया, इसे टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया, इसे टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाने जाते हैं। यानी कि नागपुर को आप 3 नामों से संबोधित कर सकते हैं। पहला, हमने बताया कि संतरों के शहर के नाम से इसको जाना जाता है, यानी कि ओरेंज सिटी के नाम से जाना जाता है। और साथ के साथ में इसको किस नाम से जाना जाता है? द विंटर कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र के नाम से जाना जाता है, और टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी नागपुर को जाना जाता है। तो चलिएगा, आज की हमारी क्विज समाप्त होती हो जाती है। मैंने इस अपने मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हैं तो मेरे चैनल पे टेलीग्राम लिंक है। टेलीग्राम लिंक के द्वारा मेरे चैनल को जो है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे अब मैं कोशिश करूँगा कि अपनी जो पीपीटी है उसको वहाँ पे डाल दूँ। जो इसका लिंक होगा वो मैं आपको लास्ट में इसमें दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और मेरी जो पिछली वाली वीडियो है उनको भी आप प्लीज़ देखना, ताकि आपको और नई नई जानकारी हमारी इस वीडियो के माध्यम से मिलती रहे। आपको आपका मेरे जैसे कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जो नीचे लाल बटन है उसको ज़रूर दबा देना। थैंक यू क्लास, मिलते हैं हम जल्दी अपनी नेक्स्ट क्विज में, यानी कि क्वेश्चन नंबर हमारे जो टेस्ट सीरीज नंबर 6 है उसके तहत हम जल्दी मिलते हैं अभी। थैंक यू क्लास, बाय।